हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर मैं आज 24 जुलाई की बात करूं तो ऐसी खबर निकल करके आ रही है जो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर और पर्टिकुलरली रेलवे के अंदर बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है। मैं आपको बात कर रहा हूं रेलवे के अंदर जो नए रेलवे मिनिस्टर हैं मिस्टर अश्विनी कुमार। उन्होंने आते ही जो काम के अंदर तेज गति पकड़ने की कोशिश की और तेज गति वो पकड़ रहे हैं, उसको देखते हुए आने वाले टाइम में रेलवे में काफ़ी ज़्यादा मूवमेंट आ सकता है। मैं उसके लिए ज़्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, मेरा सब्जेक्ट आज का अलग है, लेकिन मैं आपको ये बताना बहुत ज़रूरी समझता हूँ क्योंकि आप रेलवे के अंदर देखेंगे तो जो प्राइवेट कंपनी में आप बोलेंगे टाटा, एक टाटा ग्रुप और दूसरा है आपके, एक टाटा ग्रुप हो गया और दूसरा है आपको LNT, लार्सन एंड टूब्रो। ये दोनों ही कंपनियां बहुत बढ़ चढ़ करके काम कर रही है। जैसे कि आप जान रहे हैं अभी रेलवे के अंदर काफ़ी टाइम से DFCCIL, ये जो दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर जो चल रहा था उसको उन्होंने 4 जोन में डिवाइड कर दिया। वो पूरे इंडिया के अंदर, जैसे हम अगर मैं आपको एक जनरल समझाने जाऊं या बात करने जाऊं आपको, तो जैसे एक रिंग रोड होती है कोई सिटी के अंदर, उसी टाइप से ये पूरी कंट्री के अंदर पूरे कॉर्नर को इंडिया के जो है हर क्षेत्र से कनेक्ट करेगी। उसके लिए उन्होंने 4 क्षेत्र में उसको बांट दिया है। जैसे नॉर्थ मतलब वेस्ट नॉर्थ कॉरिडोर, उसके बाद में नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर, उसके बाद में आप देखेंगे तो वेस्ट साउथ कॉरिडोर, इस हिसाब से, और इसके बाद में है ईस्ट साउथ कॉरिडोर। मतलब आप देखेंगे 4 हिस्सों में बांट दिया और उसके अंदर अगर अभी तक का जो काम था उसमें गति थोड़ी कम नजर आई उनको, उसी की वजह से उन्होंने टाटा और LNT को इसके अंदर भागीदार बनाया। और कई क्षेत्र ऐसे हैं, यूपी में देखो आप, उसके बाद में आप साउथ में देखो, वहाँ पे अलग अलग पोर्शन के अंदर उन्होंने कुछ भाग ये प्राइवेट कंपनी को दिए हैं और उसके अंदर बहुत तेज गति से काम कर रहे हैं। और दूसरा, नितिन गडकरी जी ने कल एक ये भी मैसेज दिया है कि वो 100% इलेक्ट्रिफिकेशन पे फोकस करेंगे ऑन रोड ट्रांसपोर्ट। इलेक्ट्रिक की बात मैं रोड पे कर रहा हूँ, रेलवे में नहीं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ 2022 के एंड तक रेलवे का जो पूरा इलेक्ट्रिफिकेशन होना था रेलवे का, वो तो बहुत ही नियर टू कंप्लीशन है। और उसके बाद में अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो अब नितिन गडकरी साहब रेलवे के बजाय, ट्रांसपोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं, ऑन रोड, जो कि बहुत बड़ा क्षेत्र चालू हो गया है। वो मैं आपको बताऊंगा, जयपुर दिल्ली एक्सप्रेसवे है, उसमें चालू भी हो चुका है। मैं आपको गुजारिश करूंगा आप देख लें अपने स्मार्टफोन में, गूगल में सभी चीज़ अवेलेबल है, तो वो आप देखेंगे तो आपको उससे एक बहुत बड़ा विजन नज़र आएगा उसके अंदर। और वही क्षेत्र के अंदर वो सभी जगह 100% की बात कर रहे हैं। वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? दूसरा, उन्होंने एक बात और एक मैंने कल पढ़ी है कि पिछले कुछ टाइम से 1-1.5 साल से उन्होंने जो रोड बनाई है उसके अंदर वो ऐसा बोल रहे हैं कि कम से कम 800 से 900 किलोमीटर से भी ज़्यादा रोड के अंदर उन्होंने प्लास्टिक वेस्ट को यूज़ किया है। अगर आप देखेंगे तो प्लास्टिक वेस्ट का हर सिटी में एक बड़ा डंप होता है, जस्ट लाइक ए माउंट, मतलब एक पहाड़ की तरह बन जाता है। और सभी सिटी के लिए बहुत सालों से वो सरदर्द था और उसके आजू बाजू के जो एरिए थे उनके लिए तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि उसकी जो स्मेल थी वो लोगों को, ह्यूमन को बहुत ज़्यादा डैमेज कर रही थी और इन्वायरमेंट को भी डैमेज कर रही थी। अब उसका निकाल करने के लिए एक ऐसा रास्ता निकाले उन्होंने जो कि बहुत ही सराहनीय है। और दूसरा, आप इस पे देखेंगे तो सोने पे सुहागा कर रहे हैं वो, कि अगर रोड को भी अगर इलेक्ट्रिफिकेशन कर देंगे तो जो पेट्रोल और डीजल का हम इंपोर्ट करते हैं 80%, मतलब क्रूड ऑयल का, उसका कितना सारा रेवेन्यू बचेगा, मैं ये बोलता हूँ जो सेविंग होगा। और वो रेवेन्यू को कंट्री अदर पोर्शन में, मतलब डेवलपमेंट में, इंडस्ट्री के अंदर, वाटेवर में भी कंट्री और डिपार्टमेंट विल बी डिसाइड कहाँ पे उसको इन्वेस्टमेंट करना है। ये सभी मैटर मैं आपको बता रहा हूँ, जितना आपके और मेरे लिए इम्पोर्टेंस है उतना ही ये जो FII है जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करती है वो भी इन चीज़ों को बहुत बारीकी से देख रही है, समझ रही है। क्योंकि यही क्षेत्र है, अगर किसी कंट्री को बहुत तेज गति से विकास करना है, डेवलपमेंट करना है, तो उसका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड और उसके बाद में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर और भी ज़्यादा
आप मैं बताना चाहूँ तो आपको एयर के थ्रू मतलब एविएशन, ये सभी इंफ्रास्ट्रक्चर के जो काम है उसमें बहुत ही अच्छी प्रगति होनी चाहिए, बहुत ही अच्छी सर्विस होनी चाहिए, तब जाके किसी भी देश की इकोनॉमी बहुत फास्ट चल सकती है। ये हो गया मेरे को आपको जनरल जो इन्फॉर्मेशन देनी थी। अब मैं आपको मेन मुद्दे पे आता हूँ जो है मार्केट से रिलेटेड। ये भी मार्केट से रिलेटेड है, उसमें कुछ सेक्टर है, वो बात मैं आपको बता चुका हूँ, आप समझ जाइए मैं कौन से क्षेत्र की बात कर रहा हूँ। अब मैं वो क्षेत्र के ऊपर आऊँगा जो कि बाहर के पॉइंट है, अब्रॉड के पॉइंट है, वो हमको मार्केट में किस हिसाब से इफेक्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा यूएसए के अंदर जो मैंने डिबेट सुने हैं कल से और आज सुबह अर्ली इन द मॉर्निंग में, उसके अंदर ये बताया जा रहा है कि जो बुल है वो बुल कंटिन्यू रहेगा, लेकिन उसके साथ में और कौन कौन से पॉइंट हैं उसमें ये बताया गया है कि यूएसए के अंदर जो बॉन्ड यील्ड है वो हिस्टोरिकल लो है। मतलब कितना हो गई ये बॉन्ड यील्ड, आप देखेंगे तो एक टाइम ऐसा था, मैंने ही वीडियो बनाया था, 1.65 से 1.7 तक की बात आई थी। ये बात को लगभग 2 महीने या 2.5 महीने हुए होंगे, 1.5-2 महीना हुआ होगा ना, नियर अबाउट 2 मंथ हुआ होगा। अब आज ये पोजीशन है कि जो बॉन्ड यील्ड है, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड की बात कर रहा हूँ, वो 1.28 के करीब है। मतलब 1.28 मतलब बहुत ही नीचे है ये यील्ड नीचे जाना मतलब इकोनॉमी का सीधा साधा नियम ये बोलता है कि बॉन्ड के अंदर अगर डाउन जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इक्विटी के अंदर फ्लो बढ़ेगा, इक्विटी के अंदर पैसे ज़्यादा जाएंगे कंपेयर टू बॉन्ड, उसकी वजह से इक्विटी मार्केट बूम पकड़ेगा या तेजी पकड़ेगा। लेकिन यहाँ पे एक और भी पॉइंट निकल करके ये आ रहा है दोस्तों कि उसके अंदर पिछले 1 साल के अंदर ऐसा बताया जा रहा है कि यूएसए ने अबाउ, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, 6 ट्रिलियन से भी अबाउ उन्होंने मनी प्रिंट करी है, मतलब नोट छापे हैं, पैसे डॉलर छापे हैं। डॉलर हम यहाँ पे नोट बोलते हैं, रुपया बोलते हैं, वहाँ पे डॉलर बोलते हैं, वो उनकी करेंसी को डॉलर बोलते हैं। तो जो डॉलर प्रिंटिंग हुई है वो अबाउ 6 ट्रिलियन हुई है, क्योंकि उन्होंने इतने सारे जो पैकेज दिए हैं उसके ऊपर भी बहुत से बीच में सवाल या निशान उठे थे। और दूसरा यहाँ पे एक बात और ऐड करना चाहूँगा कि जो ये बॉन्ड मार्केट है, ये ऐसा बोला जाता है, यूएसए की बात कर रहा हूँ, कि जो वहाँ की मार्केट शेयर मार्केट है उससे 2 से 3 गुना बड़ा है। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, जो यूएसए का, वापस दोहराऊंगा ये बात को, जो यूएसए का बॉन्ड मार्केट है वो जो शेयर मार्केट है उससे 2 से 3 गुना बड़ा है। आप समझ जाइए, जब उसमें रुझान कम होगा तो मार्केट में कितना मनी का फ्लो आएगा और वो मार्केट को कहाँ ले जाएगा। इसीलिए पिछले कुछ टाइम से आप देखेंगे तो जो डाउ जोन्स, नास्डेक और S&P ये सभी ऑल टाइम हाई पे ही चल रहे हैं। और अगर मैं डोमेस्टिक में आता हूँ इंडिया में, तो वहाँ पे भी हम ऑल टाइम हाई के करीब ही चल रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है मेन कि ये सब पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। उसके बाद में क्या आएगा, आपको ये दूसरा एक पॉइंट और बताना चाहूँगा कि जो स्टोनी ब्लिंकर करके है, स्टोनी ब्लिंकर कौन है, वो वहाँ के सेक्रेटरी हैं, किसके, जोए बाइडन के। जोए बाइडन साहब के जो सेक्रेटरी हैं वो अगले महीने इंडिया में आ रहे हैं। अब अगले महीने में ज़्यादा टाइम तो रहा नहीं है, वो इंडिया में आ रहे हैं। और इंडिया में आने के बाद में वो कौन कौन से क्षेत्र पे बात करेंगे, कौन कौन से मैटर पे बात करेंगे, वो एक मैटर हमारे लिए जानना बहुत ज़रूरी है जो मार्केट में है। उसके लिए उसके अंदर मैं बताना चाहूँगा, उसमें वो साउथ ईस्ट एशिया के ऊपर बात करेंगे, स्क्वाड के ऊपर बात करेंगे, उसके बाद में ताइवान का जो मैटर है और बिजनेस को लेकर के, मतलब सभी जो मेन मैटर अभी चल रहे हैं। और उसमें चाइना का मैटर मैन है, चाइना के मैटर के लिए ही वो यहाँ पे आ रहे हैं। चाइना की जो दखल अंदाजी है, मैं यहाँ पे अपनी समझ से 1-2 बात और ऐड करना चाहूँगा। अब यूएसए को इंडिया की बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत पड़ेगी। मैं आपको क्या बता रहा हूँ, ये कोई समाचार में नहीं है, मैं जो रेगुलर स्टडी कर रहा हूँ उसके हिसाब से मेरा विचार आपके साथ में साझा कर रहा हूँ, या आपके साथ में मतलब आपको बताना चाहता हूँ। क्योंकि जिस हिसाब से चाइना बहुत रैपिडली बढ़ रहा है आगे, उसके मद्देनज़र वो चाइना को किसी भी हालत में अपना जो दर्जा है, अपना दर्जा मतलब अपना जो उनका सुपर पावर का दर्जा है वो छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसीलिए वो चाइना को किसी भी हालत में दबाने के लिए उनके पास में एक ही ऑप्शन बचता है, वो है न्यू इंडिया। अब न्यू इंडिया में वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की बात करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उनसे टाई अप करने की बात करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा बायलैटरल रिलेशन बनाने की बात करेंगे, क्योंकि इंडिया ही उनको मदद कर सकता है।
और इंडिया के थ्रू ही वो उसको दबा सकते हैं या प्रेस कर सकते हैं, सप्रेस कर सकते हैं। तो ये बात को हमारे जहन में रखनी मैं आपको बताता हूँ। उससे क्या होता है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर कितना स्ट्रेंथ है वो हमको पॉजिटिवनेस देता है मार्केट के अंदर जब हम बाइंग करने जाते हैं, और वो हमको पॉजिटिवनेस देता है, स्ट्रेंथ देता है। ये सभी बातें हमको ध्यान रखनी है। तो मैं आपको यहाँ पे इतना ही बोलूँगा कि ये सब बातें जो मैंने आपको बताई है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको ज़्यादा मतलब इसलिए वीडियो लंबा कर रहा हूँ कि अभी आज हॉलीडे है, कल भी संडे है, उसकी वजह से। और यहाँ पे मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा, इलॉन मस्क कि जो स्पेसएक्स है, स्पेसएक्स करके जो उन्होंने कंपनी बनाई है, उसके अंदर एक बहुत बड़ी बात निकल के आई है, वो फाइनल हो चुकी है। मैंने आपको बीच में कम से कम 20-25 दिन पहले एक बात बताई थी कि इलॉन मस्क ने ये ऑफर दी थी कि आई एम रेडी टू टाई अप विथ नासा। आप मेरे जो रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको ये बात ख्याल में होगा, मैंने बोला था कि ये कंफर्म भी हो जाएगा। उस टाइम बात उठी थी खाली, अब ये कल ये मैंने मैसेज देख लिया है और ये बात फाइनल हो गई आर्टिकल के अंदर कि जो नासा है उन्होंने सामने से उनको जो उनका लॉन्च पैड है, मतलब उन्होंने अपना खुद का लॉन्च पैड बनाया, उसके लिए उन्होंने 1.5 बिलियन का ऑर्डर दिया है। आप सोचिए कितना बड़ा, मतलब उन्होंने स्पेस एक्स अभी बनाई है और उसके अंदर कितना बड़ा ऑर्डर मिला है उसको। 1.5 बिलियन यूएस डॉलर का ऑर्डर बहुत बड़ा होता है जो उनको मिला है। अपने जो स्टेशन होता है, मतलब जहाँ से लॉन्चिंग होता है, उसको बोलते हैं स्पेस एक्स का जो लॉन्चिंग एक प्लेस होता है जहाँ से रॉकेट को छोड़ा जाता है। और उनकी पूरी टेक्नोलॉजी यंगस्टर की है, किसकी, इलॉन मस्क की, और उनका पूरा एकदम चीपेस्ट है कंपेयर टू नासा। तो वो जब नासा ने इतना बड़ा इतने साल से, तो उन्होंने इससे टाई अप क्यों किया? तो यहाँ पे ये बात भी एक सवाल उठता है, क्वेश्चन मार्क उठता है कि व्हाई दे आर कॉन्ट्रैक्ट विथ इलॉन मस्क, बिकॉज दे हैव सिंस सो मेनी ईयर्स एक्सपीरियंस इन नासा। और गवर्नमेंट के पास तो कितना पावर होता है, कितना मनी है, लेकिन इसका रीज़न ये समझा जा रहा है कि उनके पास में चीप टेक्नोलॉजी है, मेन ये है। तो नासा अपना पैसा ज़्यादा खर्च नहीं करना चाहेगा, उसको वो इन्वेंशन में यूज़ करेगा और अपने जो रॉकेट है उनको लॉन्च करने के लिए उनका स्टेशन यूज़ कर सकता है और उनकी टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकता है। तो फिलहाल मैं आपको इतना ही रखता हूँ। ये सभी मैटर पूरे मार्केट के लिए, डोमेस्टिक के और इंटरनेशनल के लिए बहुत ही अहम है। मैं इनको यहाँ पे पिलर भी बता सकता हूँ। तो लास्ट में मैं आपको यही बोलूँगा, ये सभी बातें आप भी ध्यान में रखिए, अपने जहन में रखिए, क्योंकि ये हमको आने वाले बाजार में बहुत सपोर्ट करेगी। पर्टिकुलर मैंने आपको कौन कौन से क्षेत्र बता दिए, इसके अंदर कंक्लूजन लेना चाहूँगा। रेलवे इसके अंदर आ गया, आईटी भी आ गया टेक्नोलॉजी की वजह से, उसके बाद में इंफ्रास्ट्रक्चर आ गया, फिर आपको सिविल वर्क आ गया, उसमें सीमेंट भी चाहिए। मैंने आपको बताया था, अगर आजकल सीमेंट की रोड पे भी बहुत काम हो रहा है तो सीमेंट सेक्टर भी बुलिश हो जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए ब्रिजेस बनते हैं, उसमें तो कंपलसरी सीमेंट और स्टील चाहिए, तो स्टील सेक्टर भी आ गया। ये सभी सेक्टर आपके ध्यान में रहेंगे। ये बातों को लेकर के हमको खाली यही चर्चा करने का मतलब है, हमको खाली वी आर नॉट डिस्कसिंग उसमें से कौन कौन से हमको मैसेज मिल रहे हैं, कौन कौन से हमको सेक्टर मिल रहे हैं, वो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। लास्ट में इतना ही बोलूँगा मैं आपको, ये मेरे अपने विचार है, अपनी एनालाइज है। मेरा डिस्क्लेमर रखूँगा यहाँ पे मैं कि आप अपना फाइनल डिसीजन अपने एक्सपर्ट की गाइडेंस से लें। और अगर मेरे वीडियो अच्छे लग रहे हैं आपको तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें। दूसरा, ये जो क्षेत्र बता रहा हूँ उसमें आप भी गहराई से जा करके और कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और आपको मेरा वीडियो कैसा लगा वो मेरे को आप फीडबैक दीजिए, कमेंट डालिए, और जिससे कि हम सब मिल करके FII से फाइट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ में। जय हिंद।